Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Voice Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज हम लोग फिर से अपने चैप्टर जो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे उसी के आगे देखेंगे। हमारा चैप्टर था स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति के तहत ग्रुप के अंतर्गत 9वां चैप्टर लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। या फिर और भी जो चैप्टर है दूसरे किताबों की, वो है भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियाँ। तो इस आधार पर आज हम लोग देखेंगे कॉलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में गठबंधन की राजनीति। हम लोग इसके पहले देखें कि किस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व, फिर हमारी राजनीति में उतार चढ़ाव और उसके पश्चात हमारे देश में, हमारे भारत में गठबंधन की राजनीति आ पाई थी। तो थोड़ा हम इसके विषय में देख लें कि गठबंधन क्या होता है, क्या है। गठबंधन का अर्थ होता है एक साथ बढ़ना, इसका या फिर एक समूह में इकट्ठा होना, या राज्यों व दलों का एक संघ, जिसके संबंध में एक विद्वान W.H. राइकर ने कहा है कि गठबंधन का प्रयोग राज्य शक्तियों की विभिन्न कार्यवाहियों को करने के उद्देश्य से बनाए गए अस्थायी संघ या गठजोड़ के लिए किया जाता है। यह विभिन्न दलों या विभिन्न दलों के सदस्यों का समूह भी होता है जो एक साथ मिलकर सरकार बनाती है। क्योंकि अभी ये पिछले हमारे आम चुनाव के पश्चात हमारे देश में पिछली जो सरकार चल रही थी वो गठबंधन की ही सरकार चल रही थी। तो गठबंधन सरकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं। जैसे इसकी एक अपनी विशेषता के संबंध में हम कह सकते हैं गठबंधन एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, इसमें समझौते करने ही पड़ते हैं। फिर और भी देखते हैं कि इसमें गठबंधन समान न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित होता है। गठबंधन की राजनीति की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ होता है असंभव को संभव बनाने की कला। फिर व्यवहारिकता गठबंधन की राजनीति का प्रमाणक चिन्ह होता है। इसकी विचारधारा नहीं बल्कि गठबंधन जो है व्यवहारिकता पर आधारित होती है। और गठबंधन का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी होता है कि चाहे तो शक्ति छीन लेना या मंत्रालय को गिराने का दावा करना। तो ये सभी चीज़ें जो थी गठबंधन क्या है के संबंध में हम लोग कह सकते हैं कि गठबंधन जो होती है, जहाँ पर कोई भी सरकार को बहुमत जब नहीं मिल पाता है तो एक या दो पार्टियों को मिला करके गठबंधन की सरकार बना ली जाती है। भारत में कांग्रेस को लंबे समय तक बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस का यह एकाधिकार 1967 के आम चुनाव में समाप्त होता दिखा। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में ये सब चीज़ें देख चुके हैं, पढ़े हैं। तो और उसने 6 राज्यों में भी विधानसभाओं में अपनी सत्ता को खो दिया था। और इन सभी चीज़ों के आधार पर इंदिरा गांधी ने जितने भी अपने बहुत सारे कार्यक्रम को रखा था वो उन्होंने गरीब वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। लोकप्रिय एजेंडे कांग्रेस पार्टी का संगठन से अलग किया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली प्रमुख कांग्रेस से भी उन्हें निकाल दिया गया था। और बाद में उन्होंने इससे अपने आप को भी अलग कर लिया था। लेकिन यह योजना जो थी उस समय कांग्रेस की, यह सब धरी की धरी रह गई थी। इंदिरा कांग्रेस ने कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया था। ये सभी चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में देखे हैं।
तो साम्यवादी और कुछ क्षेत्रीय दलों के बाहरी समर्थन से इंदिरा गांधी ने पहली बार अल्पसंख्यक सरकार चलाई थी, जो कि इसका परिणाम क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में भारी जीत हासिल कर ली थी और इस तरह से उन्होंने 68% लोकसभा की सीटें प्राप्त किया था। तो 4 सालों में स्थिति एक बार फिर बदल गई थी कांग्रेस की। लेकिन इसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा कि सूखा की स्थिति, इस तेल के खाद्यान्न के बढ़ते दाम राजनीति उपद्रव का कारण बन गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव पर रोक लगा दिया। उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि इसलिए कहा भी जाता है कि ये आपातकाल की जो घोषणा की गई थी कुर्सी बचाने की प्रक्रिया थी। फिर भी इंदिरा गांधी के चुनाव पर जब रोक लगा दी गई थी तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी तथा सभी नागरिक और स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। आप जानते हैं कि आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकार नहीं रह पाते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। तो सभी विपक्षियों को जेल में डाल दिया गया था। उस समय संविधान में संशोधन कर न्यायपालिका की शक्तियां भी छीन ली गई थी। देश में आपातकाल की घोषणा कर इंदिरा गांधी ने 2 साल तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अचानक ही चुनाव की घोषणा कर दी। सभी विपक्षी और कांग्रेस विरोधी पार्टी जो थे वो एकजुट होकर के कांग्रेस को हरा दिया था। इंदिरा गांधी की आपातकाल की क्रूरता सभी को याद थी। इसके खिलाफ सभी कांग्रेसी ताकत जो थे ये मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण कर लिया था, जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी ने 41% सर्वसाधारण वोटों के साथ लोकसभा में अपनी 55% सीटें बना ली थी। तो कई यहाँ पर यह भी देखा गया कि कई गैर कांग्रेस गुट अनुकूल बर्ताव के कारण जनता पार्टी ने एक गठबंधन की सरकार बनी जो 2 सालों तक चली। कई पार्टी जैसे जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी CFD एक साथ मिलकर जनता पार्टी को बना लिया था। उन्होंने एक दलीय घोषणा पत्र और एक ही चुनाव चिन्ह के अंतर्गत चुनाव लड़ा और इसमें विजय हासिल किया। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हें गठबंधन की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों के मध्य संतुलन बनाकर चलना था। फिर यहाँ पर गठबंधन के अंतर्गत ही सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1979 में जनता पार्टी अपनी समर्थन को नहीं ला पाया था। तो इस कारण भारत में पहली गठबंधन सरकार असफल रही, क्योंकि जितनी जल्दी वह बनी थी उतनी ही जल्दी टूट गई। तो इस मामले में मधुर दंडवते का कहना था कि जनता पार्टी देखने में एक पार्टी थी, लेकिन वह सोशलिस्ट पार्टी थी। जनता सरकार ने एक ही कार्यक्रम के और चुनाव की घोषणा पत्र अपनाया था, आज़ादी के साथ रोटी भी। इस सोच ने लोगों की कल्पना को पकड़ा और उनकी आशा व महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला था। परंतु कुछ नेताओं ने अपनी अयोग्यता और जनता पार्टी तथा RSS के प्रति दो तरफा वफादारी की थी। तो जनसंघ की गतिविधियों ने कठोर आंतरिक विवाद शुरू कर दिया, जिसने जनता पार्टी के विखंडन के रास्ते खोल दिए थे, जो असल में गठबंधन ही सरकार थी। तो असफलता के बावजूद जनता पार्टी के प्रयोग ने भविष्य की गठबंधन पार्टी के बीज तो बो दिए थे। जनता पार्टी की असफलता कांग्रेस आई को दोबारा उत्थान का कारण साबित हुआ, जिससे लोकसभा चुनाव में अब इस बार को लोकसभा चुनाव में 353 सीटें जीती थी, जबकि जनता दल 1980 के चुनाव में 3% तक ही
तक गिर गई थी। तो इंदिरा गांधी के अगले 4 साल भ्रष्टाचार के आरोपी बने ये चुनाव, क्योंकि कई प्रतिनिधियों ने अपने प्रबंध कौशल द्वारा सरकार में उच्च पद पाने की भी कोशिश की थी। तो इंदिरा गांधी की अचानक हत्या और उनके उत्तराधिकारी पुत्र राजीव गांधी की साफ छवि ने 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 76% सीटें दिलवाई। 5 साल बहरहाल भ्रष्टाचार के आरोप में भरे रहे। इकरारनामे के बाद सार्वजनिक अधिकारियों को निकाल दिया गया और 1989 में कांग्रेस आई। एक निश्चित उद्देश्य और दिशा ने जो थी उसने खो दिया था। 1989 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा की गठबंधन सरकार बनाई। 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें मिल पाई थी, ये भी बहुमत नहीं मिल पाया था। इसलिए जनता दल ने अपनी गठबंधन सरकार बनाई, जिसे विचित्र और विलक्षण विचारधारा वाली पार्टियां भी कहा गया, जिसमें भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। यह भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस आधार पर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से गठबंधन की राजनीति हमारे भारत में सामने आई और इसके अंतर्गत कुछ समस्याएं भी थी। समस्या क्या था कि राष्ट्रीय दल व्यवस्था का विखंडन और एक दल राज्य का उदय आर्थिक सुधार समस्या उत्पन्न कर दिया। यह एक दल प्रधानता के आधार पर कांग्रेस दल केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों के मध्य एक केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य लोक नीति के समन्वय का कार्य भी किया था। तो इस स्थिति में केंद्र पर विखंडन गठबंधन शासन करता हो तथा भारत राज्य की राज्य सरकार को अनेक प्रकार के दल नियंत्रण में रखते हो, तो समन्वय करने वाले दल अब उपलब्ध नहीं है। आज के दौर में ऐसा नहीं है था। तो एकल राज्य दलों में निर्णायक महत्व समन्वय की चुनौती को अधिक भयानक बना दिया था। राष्ट्रीय दल अनेक बार राष्ट्र दल के कल्याण को ध्यान में रखकर विशेष राज्य के क्षेत्रीय हितों पर ध्यान दिया। देश के अन्य राजनीतिक निर्वाचक क्षेत्र खंडों के लाभ के लिए एक दलों के पास ऐसा कोई अब प्रलोभन नहीं था। तो ऐसी जो धारणा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं था। तो इसलिए राष्ट्रीय गठबंधनों से जुड़ कर मंत्रालय को प्रभावित करने के लिए एक नई नीतियों को प्रभावित किया जा सके ऐसा संसाधन ढूंढ रहे थे, जिसमें वो अपनी स्थिति को अपनी गृह राज्य में सुधार सकें। तो इस आधार पर हम लोग उस समय ये भी देखे कि ममता बनर्जी एनडीए को नहीं छोड़ा था तथा तब तक उन्होंने रेल मंत्री की हैसियत से रेल संसाधनों को अपनी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए निर्दिष्ट किया था। यहाँ तक कि राज्य स्तरीय सुधारक चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने एनडीए सरकार के बाहर से समर्थन दिया था, अपने आलोचनात्मक प्रहार के द्वारा भी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए अधिक संसाधन प्राप्त किए थे। तो भारतीय गठबंधन की राजनीति में एकल राज्य दलों का भी महत्व और भारतीय वित्तीय नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना गया था। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि भारत में गठबंधन की राजनीति की क्या आवश्यकता है या किस तरह से वो काम कर पाती है। यह देखा भी गया, चूँकि हमारे देश में बहुत दिनों तक गठबंधन की सरकार चली। कांग्रेस के पतन के पश्चात, कांग्रेस के हार के बाद दलीय व्यवस्था से उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था और 60 के दशक के अंतिम वर्षों में भी हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के एक छत्र राज्य का राज्य था उसको भी चुनौती मिली थी।
तो ऐसा कोई दूसरा पार्टी कांग्रेस की जगह न ले पाई थी। जिस तरह से कांग्रेस का सर्वोच्च वर्चस्व था, उस तरीके से कोई भी और दूसरी पार्टी अपना दबदबा, अपनी स्थिति वैसा नहीं बना पाया था। तो अब ऐसी प्रणाली को अपनाना 1989 से पूर्व अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई, यानी विपक्ष के रूप में सामने आई। लेकिन नई बात इसमें देखने में तब आई जब इस पार्टियों इस तरह से उभरी कि एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट से अधिक सीटें नहीं मिल पाई थी। ये आया जरूर, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। तो 1989 के बाद लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। इस बदलाव के साथ केंद्र ने गठबंधन सरकार का दौर शुरू कर लिया था और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह एक गठबंधन की राजनीति जो थी, ये हमारे भारत के अंतर्गत उभर कर आई थी। भारतीय बहुत सारे ऐसे हमारी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपनी पार्टी को प्रभुत्व दिलाने के लिए अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बहुत अधिक उभर कर सामने आई थी। तो यहाँ पर 90 के दशक में हम ये भी देख पाते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी किस तरह से हमारी भारतीय राजनीति के अंतर्गत अपना योगदान दिया था। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के पतन के बाद से ये जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, गठबंधन सरकार एकमात्र विकल्प था उनके साथ मिलकर। भारतीय परिवेश में क्षेत्रीय दलों के बिना गठबंधन की सफलता भी संभव नहीं थी। तो भारतीय क्षेत्रीय विभिन्नताओं से युक्त एक विशाल देश था और है। राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे देखें तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो थीं और उनकी जो समस्याएं थीं, उठने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्षेत्रीय विविधताओं के कारण भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। तो क्षेत्रीय दल ही इस संघात्मक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देते हैं तथा राजनीतिक संघात्मक विकास में अपनी सहायता प्रदान करते हैं, यानी इनकी विशेष भूमिका रहती है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की और उसे व्यापक आधार प्रदान करने में सहायक होता है। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान भी किया जाए। इस प्रकार दल राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत बनाते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए यदि संगठित समूह नहीं हो तो देश की एकता के लिए यह बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देता है। गठबंधन की राजनीति का युग में हम लोगों ने देखा कि ये सभी चीज़ों के आधार पर जब हमारे देश में 89 के बाद से गठबंधन की राजनीति का युग कहा जा सकता है, जो भारतीय राजनीति की विशेषता भी बना और ये भी बहुत दिनों तक चला था। इसके प्रमुख कारण थे क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को जनाधार में आई गिरावट और इसके अंतर्गत धीरे धीरे कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक भी को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसमें जो कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक थे वो कौन थे? मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियां आदि विभिन्न राज्यों के कांग्रेस से अलग हो गई थी। ये क्षेत्रीय दलों की ओर आकर्षित हो रही थी। और दूसरी बात ये थी कि भारतीय राजनीति में 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों को महत्व दिया जाने लगा था। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका भी निभा पाया था। हम इस प्रकार देखते हैं कि 1988 में गठित जनता दल ने अपनी जो सरकार बना पाई थी, जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे और इसके पहले कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे। लेकिन कुछ घोटालों, कुछ भ्रष्टाचार भी कांग्रेस में रहे, जिससे जनता दल की स्थापना हो पाई थी। राष्ट्रीय मोर्चा के तहत सरकार के दोनों
दल यानी वामपंथी दल पार्टी और साम्यवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल नहीं हो पाई। उसने अगस्त 90 में वीपी सिंह सरकार की सरकार बनी और पिछले जितने भी वर्गों के आरक्षण देने के मंडल कमीशन की जो बातें रखी गई थी उनको लागू किया गया था, जिसका आरक्षण विरोधी देशव्यापी विरोध ने देश में विरोध किया गया था। इस कारण यह सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। अब लोकसभा में अपना विश्वास मत न प्राप्त कर पाने के कारण भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री से अपना त्यागपत्र दे दिया था। हम जानते हैं कि इस सरकार में क्या होता है कि गठबंधन की सरकार में जो दो पार्टी मिलकर के सरकार बनती है, अगर इससे अपना समर्थन नहीं दिया, दूसरे पार्टी अपने समर्थन हमारी प्रचलित सरकार को नहीं दे पाती है, जो सरकार चल रही है उसको अपना समर्थन देती है, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। तो इसके बाद जनता दल में भी विघटन हो गया था। जनता दल 58 लोकसभा सदस्यों को अलग लेकर के चंद्रशेखर ने कांग्रेस से बाहरी समर्थन से सरकार बना लिया। इस सरकार ने चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे इस सरकार में, और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी 7 महीने बाद 91 में कांग्रेस सरकार ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो ये भी सरकार गिर गई। तो इस तरह फिर नई लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई। तो इस तरह से देखते हैं कि गठबंधन की सरकार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आती रही और अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए ये गठबंधन की सरकार चलती रही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखें